सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 67 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगी। इसमें हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं और इसको हम विद कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है नाव एवं धारा से, यानी कि एक नाव अनुकूल में 15 किलोमीटर पर आवर की गति से और प्रतिकूल में 9 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकता है। तो स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, हम यहाँ पे स्थिर जल में नाव की चाल मान के चलिए एक थ्योरी मतलब बेसिक बता देते हैं इसका। मान के चलिए नाव है, ये नदी है, अगर मान के चलिए ये नदी है, क्या है, नदी है। अगर नाव को नदी में चलाएंगे, अगर नाव की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे नदी की जो धारा है, धारा की स्पीड है मान के चलिए 3 किलोमीटर पर आवर। अगर नदी इस दिशा में बह रही है तो इसी दिशा में अगर नाव को बहाएंगे हम, तो जो चाल होगी, स्पीड होगी, दोनों जुड़ जाएगी। नाव की चाल 5, उसके बाद धारा की भी चाल जुड़ जाएगी, 5 3 8, तो टोटल स्पीड होगा 8 किलोमीटर पर आवर। जब नाव की धारा जिधर बह रही है उधर अगर नाव को बहाएंगे हम, तब दोनों का चाल जुड़ जाएगी। अगर इसी नाव को धारा के विरुद्ध ले चलेंगे, यानी कि धारा इधर से बह रही है, हमको इधर से ले जाना है, तो दोनों का स्पीड घट जाएगी। जो स्पीड तब होगा नेट स्पीड, नाव को स्पीड तो 5, जब इधर विरुद्ध में जाएंगे इसमें घट जाएगा दोनों का स्पीड। तो 5 में से 3 गया 2 किलोमीटर पर आवर, इसका नेट स्पीड हो गया। यानी कि हम देखें कि धारा के अनुकूल गए तो दोनों का चाल जुट गया, और जब धारा के प्रतिकूल गए, विरुद्ध गए, तो दोनों का चाल घट गया। तो बस आपको इसको समझना पड़ेगा। और उसके बाद जब नाव को नदी में उतारेंगे तो उसका ओरिजिनल स्पीड नहीं होगा, जो धारा का स्पीड होगा और उसका स्पीड दोनों जुटेगा जब अनुकूल में जाएंगे, और जब प्रतिकूल में जाएंगे तो दोनों का घटेगा। और यही नाव को जब हम तालाब में उतारेंगे, तालाब में, ये तालाब है, तो अगर नाव की स्पीड यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर है, तो तालाब में अगर उतारेंगे ना, अगर तालाब में चलाएंगे नाव को, तो यहाँ भी उसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, है ना। ये उसका ओरिजिनल स्पीड हो जाएगा, यहाँ पे ना घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि तालाब का जल शांत रहता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये बेसिक था, हम बता दिए। अब क्वेश्चन बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और धारा की चाल, यानी कि धारा की चाल हम y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। वायु नहीं, y किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर मान लिए, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर मान लिए। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी, धारा के अनुकूल, एक बार धारा के प्रतिकूल, जितना बता रहे हैं ना, इसको अगर आप अच्छा समझ जाइएगा तो नाव धारा से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग को छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसको सिर्फ आप लोग समझिए अच्छा से। धारा के अनुकूल अगर जाएंगे तो दोनों का चाल जुटेगा, पहले ही बता दिए, x + y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा जब धारा के अनुकूल जाएंगे नाव को लेके। अगर धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो दोनों का चाल घट जाएगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, धारा के अनुकूल नाव की चाल x + y किलोमीटर पर आवर, धारा के प्रतिकूल x - y किलोमीटर पर आवर। इतना तो हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं, अब क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक पेज ही नहीं लेते हैं। धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर चाल है ना, अनुकूल यानी x + y, अनुकूल का मतलब x + y, तो x + y बराबर कितना, 15, समीकरण फर्स्ट। और उसके बाद धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल यानी कि चाल घट जाएगा 9 किलोमीटर, समीकरण सेकेंड। अब इसी को सॉल्व करके x y का मान निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे x y का मान निकालने की ट्रिक है, देखिए हम बताते हैं। x का मान, y का मान, तो ये दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग कर देना है, ये दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग कर देना है, तो ये आपका x का मान आ जाएगा। 15 9 24, 24 का आधा 12, x 12 का मान आ गया। y का मान निकालना, दोनों को घटा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, दोनों घटाएंगे, 15 में हो गया 6, 6 का आधा 3, 6 का आधा 3 होगा, 3 होगा। अब देखिए x का मान 12 आ गया, y का मान 3 आ गया। हमको किसका मान यहाँ मांग रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल। स्थिर जल में नाव की चाल क्या माने थे, x माने थे, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, x का वैल्यू आ गया 12। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर स्थिर जल में नाव की चाल होगी। अगर पूछती धारा की चाल, तो धारा की चाल y का मान कितना निकाले थे, 3 किलोमीटर, जो पूछता वो बता देते। ठीक है, इतना तो हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड बता दिए ना, उसको आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, तब ये इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपसे, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 66 है, तो बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा। 5 क्रमागत सम संख्या है और उसका औसत दिया हुआ 66, तो बी और ई, हमको बी और ई का मान पता रहेगा तब ना दोनों का गुना करके आंसर निकाल लेंगे, तो ही हमको निकालना है। 5 क्रमागत सम संख्या का मतलब क्या होगा, पहला क्रमागत सम संख्या x होगा, दूसरा x + 2 होगा, सम है इसलिए, फिर तीसरा x + 4 होगा, फिर चौथा x + 6 होगा और पाँचवा x + 8 होगा। तो कहता 5 क्रमागत सम संख्या, हम मान लिए पहला x, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4, चौथा x + 6 और पाँचवा x + 8। तो कैट हुआ 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्या हो गया। अब इसी का औसत दिया हुआ 66, इसका औसत दिया हुआ 66, एक पेज ले लेते हैं। 5 तो क्रमागत संख्या ना, औसत बराबर क्या होता है, संख्या योग बटा संख्या की संख्या, संख्या ही माने थे x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8, यही 5 क्रमागत संख्या माने थे हम। ऊपर में संख्याओं की योग हो गया, अब बट्टा संख्याओं की संख्या कट हो 1 2 3 4 5, 5 माने, अब बराबर इसी का औसत दिया हुआ 66। तो इसको सॉल्व करके आपको x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान निकालते कट हो x 1 2 3 4 5, 5 x है तो 5x हो जाएगा, प्लस अब अंक को जोड़िए 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20, 5x 20 बराबर, ये उधर गुना में चल जाएगा ना, इसके नीचे कुछ कोना गुना था ना, 5 × 66 कितना होगा 6 × 30, 6 × 30 3 33 यानी 330 हो जाएगा। तो 5x बराबर 330 में 20 उधर जाके घट जाएगा तो 310 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू कितना होगा, 5 से ही कट जाए कितना बार में, 5 6 30, 5 9 10 यानी 62 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 62 आ गया। अब हमको क्या कह रहा है, b और e का गुणनफल, तो a का मान है x, तो ये किस x का मान कितना आया था 62, तो ये 62 हो गया, ये 62 x का मान 62 है तो 2 जोड़ेंगे 62 इसका मान 64 हो जाएगा, इसका मान 62 4 66 हो जाएगा, इसका 68, इसका 70 होगा ना। तो ये आपको देखिए ये पांचों आपको सम संख्या हो गया, इसी का औसत दिया हुआ था 66। अब कहता बी और ई का गुणनफल, बी का मान 64 गुना ई का मान 70, तो दोनों को गुना कर दीजिए, जितना आएगा आंसर वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 7 28, 2 हासिल, 6 7 42, 2 44 और 1 0 है लास्ट में बैठा दीजिए, यानी कि 4480 आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 4480, ऑप्शन डी में है। तो बी और ई का गुणनफल 4480 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे अगर विषम संख्या पूछता ना 5 क्रमागत विषम संख्या, तो यही होता है, दोनों का डिफरेंस सेम रहता है, सम और विषम का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है एमडीएच मसाला से, इससे तो क्वेश्चन एक फिक्स रहेगा आपके एग्जाम में। 18 पुरुष से कम और जो रुपया है उसको हमेशा नीचे रखना, बाकी इसके अलावा कुछ भी रहे क्वेश्चन में हमेशा उसको ऊपर रखना। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। 18 पुरुष है, 18 गुना 5 दिन पुरुष और आदमी दोनों को ऊपर रख दिए, 360 रुपया अर्जित कर सकते हैं, यानी 18 पुरुष 5 दिनों में 360 रुपया कमा सकता है। तो 18 पुरुष और 5 दिन ये दोनों ऊपर में रख देंगे, बोले कम और रुपया जो रहेगा वो उसको नीचे रखा जाता है, 360 नीचे हो जाएगा, यानी कि 18 पुरुष 5 दिन में काम करके 360 रुपया कमाया, तो कहता 15 पुरुष 9 दिनों में काम करेंगे कितना रुपया कमाएगा, तो x रुपया कमाएगा। तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 18 से ये 360 का 18 दूना 36 20 बार में, अब 5 से 20 कर जाएगा, 5 को 20, अब गुना कर दीजिए कोना कोनी, तो कितना होगा 15 गुना 4 गुना कर दीजिए, एक्स का मान हो जाएगा 15 गुना 4 गुना 9, कितना होगा 15 चौका 60, 60 गुना 9 9 छः 54, 540 रुपया, कितना 540, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से बनाएगा। ठीक है, कम और रुपया जो रहेगा उसको हमें नीचे रखना, बाकी इसके अलावा कुछ रहे, झाड़ू, दीवार, आदमी, घंटा, दिन, कुछ भी रहे उसको ऊपर रख देना है, अब बाकी इसके अलावा कम और जो रुपया होगा उसको हमेशा नीचे रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक गाड़ी पहले घंटा में 40 किलोमीटर, अगले 2 घंटा में 115 किलोमीटर और अगले 1 घंटा में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत गति क्या होगी, एवरेज स्पीड एवरेज कितना होगा। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। एक गाड़ी है वो पहला घंटा में 40 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर कहता अगले 2 घंटा में 115 किलोमीटर की दूरी तय किया, अब फिर कहता अगले घंटा में 45 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो टोटल दूरी कितना तय किया वो, तो टोटल जोड़ दीजिए 5 5 10 का 0 हासिल 1 4 1 5 1 6 1, यानी कि 160 किलोमीटर की दूरी वो नहीं, या तो इस 4 से भी जुटेगा नहीं, ये नहीं होगा, रुकिए 160 नहीं होगा, फिर से इसको जोड़ देते हैं। देखिए क्या कहते हैं, 5 5 10 का 0 हासिल 1 4 1 5 5 4 9 4 1 5 4 1 5 4 9 1 10 का 0 हासिल 1 1 2, यानी कि 200 किलोमीटर, तो टोटल दूरी हो गया 200। अब टोटल समय कितना हो, हम जानते हैं कि औसत गति बराबर होता है
औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम यहाँ पे कुल दूरी निकाल लिए, 200 किलोमीटर तय हुआ है, और समय कितना लगा, पहले 1 घंटा यानी 1, उसके बाद फिर अगले 2 घंटा फिर 2, फिर कहता फिर अगले 1 घंटा 1, तो टोटल कितना होगा 2 1 3 1 4, यानी कि 4 घंटा टोटल समय हुआ, और टोटल दूरी 200 किलोमीटर। अब औसत नहीं निकलेगा, बस इसमें बैठा दीजिए, औसत गति बराबर था कुल दूरी 200 आया, और कुल समय 4 घंटा लगा, काट दिए 4 5 20, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर गाड़ी की औसत गति है। ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह कीजिएगा कि टोटल दूरी निकाल लीजिएगा, उसके बाद टोटल समय, उसके बाद दूरी को समय से भाग कर दीजिएगा तो औसत गति निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट है 8 पेन और 14 पेंसिल की कीमत 12 पेन और 5 पेंसिल की कीमत के बराबर है, तो एक पेन की कीमत और एक पेंसिल की कीमत का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कहता 8 पेन है प्लस 14 पेंसिल, 8 पेन और 14 पेंसिल की कीमत जो है वो 12 पेन प्लस 5 पेंसिल की कीमत के बराबर है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया, बराबर हो गया। आप पेन को एक साइड कर लीजिए, पेंसिल को एक साइड कर दीजिए। देखिए 14 पेंसिल इधर, पेंसिल रहने दीजिए, 14 पेंसिल, ये प्लस में 5 है, इधर आएगा तो माइनस में 5 पेंसिल इधर आ जाएगा, बराबर 12 पेन है इधर, इधर प्लस में 8 पेन इधर आएगा तो माइनस में 8 पेन हो जाएगा। अब घटा 14 में से 5 गया 9 पेंसिल इधर, 12 में से 8 गया 4 पेन इधर। आपको किसका अनुपात कर रहा है, पेन और पेंसिल का अनुपात। तो देखिए 9 पेंसिल है, पेंसिल का मान 9 नहीं होगा ना कि पेन का मान 4 होगा। जब ऐसा रहता है ना तो देखिए पेंसिल का मान ये होता है, ये इस तरफ का बराबर के उस साइड का, और पेन का मान ये होता है। तो हमको पेन और पेंसिल का मान चाहिए, तो पेन और पेंसिल, पेन बट्टे पेंसिल का मान हमको चाहिए। पेन का मान कितना आ गया 9, बट्टे पेंसिल का मान कितना हो गया 4, यानी कि 9/4। 9/4 कहने का मतलब 9:4। 9:4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो एक पेन और एक पेंसिल का अनुपात हो जाएगा 9:4। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, कह रहा था 8 पेन 14 पेंसिल, तो 8 पेन 14 पेंसिल बराबर है 12 पेन और 5 पेंसिल के, तो दोनों एक दूसरे पर बराबर कर दिए। आप पेन को एक साइड ले आए, पेंसिल को एक साइड ले गए, तो एक पेन और एक पेंसिल का अनुपात निकल गया, कितना 9:4। नेक्स्ट है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ देता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। कौन सा, यानी जो संख्या माने है, यानी किसी वह संख्या मान ली x मान ली, तो कहता है एक किसी संख्या के 75% x का 75% में 75 जोड़ देता है, यानी कि जो संख्या माने है उसी संख्या का 75% में 75 अगर जोड़ देता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। वही संख्या का मतलब क्या, x ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन को पहले आपको समझना पड़ेगा, कह क्या रहा है। कह रहा कि यदि किसी संख्या के 75%, हम संख्या x माने तो x का 75% में 75 जोड़कर 75 जोड़ दिए, वही संख्या प्राप्त होता है। कौन संख्या, जो माने थे x ही प्राप्त होता है। तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ काट दीजिए 25 दिया 75, 25 को 100, यानी कि 3x/4 प्लस 75 बराबर x। तो x इधर प्लस में है, इधर माइनस में, 3x/4 बराबर 75 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान निकाल लीजिए, क्या था, x माइनस 3x/4 बराबर 75 था, तो ये गुना हो जाएगा 4x माइनस 3x/4 बराबर 75। 4x में 3x गया, x/4 बराबर 75, तो कोना को गुना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं एक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 75 गुना 4, 5 को 20 का 0, 7 28 2 30, 300 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 300। वो संख्या कौन है, 300। 300 का 75% में अगर 75 जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी। एक बार देख लीजिए, 300 का 75% में अगर 75 जोड़ते हैं तो बराबर 300 प्राप्त होता है। देख लीजिए, अगर आएगा तब से हो जाएगा। चेक भी कर लीजिए, चेक करने में क्या जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 75 दिया, 5 दिया 15, 7 21 1 22, 225 प्लस 75 बराबर 300। 225 में 75 जुटेगा तो 300 हो जाएगा। इधर भी 300, LHS RHS बराबर है, यानी कि ये सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 300। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक विद्यालय में लड़कियों और लड़कों का अनुपात है, यानी कि गर्ल्स और बॉय का अनुपात है 4:5। तो कहता है कि यदि लड़कियां 76 है
यहाँ अनुपात में लड़की 4 है, लेकिन संख्या में लड़की 76 है। तो कहता लड़का की संख्या कितना होगा। तो ये जो 76 हुआ, 4 यूनिट का वैल्यू 76 दिया हुआ, तो 1 यूनिट का वैल्यू यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू 76, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1900 को 76, 19 आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 19 आ जाएगा। तो हमको कितना लड़का का चाहिए था, लड़का का 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, गुना कर दीजिए 19 से, 19 × 5 = 95। तो लड़का 95 हो जाएगा, लड़की 76 हो जाएगा। ठीक है ना, तब ना 76 और 95 का रेशियो काटेंगे तो 1900 को 76, 19 × 5 = 95, 4:5 आएगा, जो दिया हुआ था 4:5। तो ये लड़की की संख्या 76, लड़का 95। तो लड़का पूछ रहा तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान के चलिए घनाकार कमरा है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, कमरा घनाकार है ना, तो कमरा का क्षेत्रफल क्या होता है पता है, कमरा का क्षेत्रफल होता है A² यानी भुजा स्क्वायर, 2 वर्ग मिलके एक घन बनता है। उसके बाद कमरा का विकर्ण क्या होता है, √3a, क्या होता है √3a। दोनों सूत्र भी काम आएगा। देखिए हमको मान लीजिए इस रूम में हमको छड़ रखना है, इस रूम में अगर छड़ रखना है, किस तरह छड़ रखेंगे कि सबसे अधिक लंबाई वाला छड़ अटेगा। अगर ऐसे रखेंगे छड़, जिधर इतना लंबा रहेगा उधर, अगर उसी छड़ को इधर रखेंगे उतनी लंबाई वाला होगा ना, इससे ज़्यादा होगा, या इधर रखेंगे उतनी लंबाई वाला होगा, इधर रखेंगे उतनी लंबाई वाला होगा। हमको अधिक लंबाई वाला छड़ रखना है, तो कैसा किस मतलब कैसे रखेंगे उस घनाकार रूम में। तो हम देख रहे हैं अधिक लंबाई वाला छड़ अटेगा कब, जब ऐसे रखेंगे छड़ को, कोना को नहीं रखेंगे। ये ऐसे इसका जो विकर्ण होगा ये भुजा से ज़्यादा होगा ना, लंबा अधिक लंबाई होगा ना, तो अधिक लंबाई वाला छड़ अटेगा कैसे में, विकर्ण में रखेंगे तब। यानी कि यहाँ से हम क्या समझे कि हमको इसका विकर्ण निकालना है, ये रूम का हमको कमरा का विकर्ण निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल A² = 48। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर चल जाएगा रूट में, स्क्वायर उधर चल जाएगा रूट में। तो A का वैल्यू होगा 4 × 4 = 16, 4√3 आ जाएगा। A का वैल्यू 4√3 आया। अब हमको क्या कहता है कि सब उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, सबसे लंबी छड़ की लंबाई विकर्ण होगा ना, तो विकर्ण होता है कितना √3a, कमरा का विकर्ण √3a। तो √3 गुना A का मान देखिए यहाँ 4√3 दिया हुआ, 4√3 हो जाएगा, बराबर √3 गुना √3 यानी 4 है 4 गुना √3 गुना √3 3 ही होता है। तो 4 × 3 = 12, क्या आ गया 12। तो 12 मीटर हो जाएगा उस छड़ की लंबाई, अधिकतम लंबाई। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, हमें इसे किए जिस तरह √3 गुना √3 ये 3 ही होता है ना। अगर ये √3 गुना √2 करेंगे तो √6 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट के अंदर सेम नहीं है, इसलिए गुना करके अलग 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे सेम है। तो √3 गुना √3 का मतलब क्या हुआ, √3 का स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 3 बचा ना, बस यही है। यहाँ पे जब सेम रहता तो ये आता। ठीक है, इसको आपको याद रखना, इसलिए तब ना हम यहाँ पे किए √3 गुना √3 3 और 4 × 3 = 12 हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ एक ऑप्शन छूट गया था, यहाँ पे ऑप्शन एक होता है वो होगा जो हम छोड़ दिए थे 8√2 है ना। अब बनाते हैं, कहता है कि एक शंकु है, ये शंकु है, ये शंकु का त्रिज्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है और ऊंचाई, ये ऊंचाई है, ये दोनों 8 है, ये 8 है तो ये भी 8 है, तो कहता है इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। ये जो तिर्यक ऊंचाई होगी इसी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान आप लोग को ज्ञात करके कमेंट में देना है। इसका आंसर क्या होगा, कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ये तिर्यक ऊंचाई का मान ज्ञात करके। ये 4 ऑप्शन में क्या होगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस इन तक था। सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सदा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।